हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे पेयर ऑफ टर्म्स के बारे में, फार्मेसी टर्म्स के बारे में, जिसको याद रखना लंबे समय तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हमने कुछ इजी ट्रिक्स अप्लाई किए थे। आज की इस वीडियो को भी हम फर्स्ट वीडियो का ही कंटिन्यू मानेंगे। उसी ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो इससे पहले हम एंटागोनिस्ट समझते हैं कि एंटागोनिस्ट है क्या। एंटागोनिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ सेम एफिनिटी के साथ, जैसे कि एगोनिस्ट बाइंड करता है, बट इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो इसको नो इफेक्ट या नो रिस्पॉन्स। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ बट उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और एगोनिस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट, बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ और वो कुछ न कुछ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ओके, बट इस केस में थोड़ा सा मैं डिफरेंट अप्रोच कर रहा हूं। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट थोड़ा सा अलग है, इसको समझना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम लेते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट मतलब दो ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दो ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि ऑपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे एक दूसरे से। अगर वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर पे तो ऑपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, लेकिन वो डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करके। ठीक है, दोनों का रिसेप्टर भी अलग होगा और दोनों का रिस्पॉन्स भी जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर एक हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है तो एक डिक्रीज करेगा। रिस्पॉन्स जो है जस्ट ऑपोजिट होगा, इसलिए हम इसको एंटागोनिस्ट शब्द यूज किए हैं रिस्पॉन्स के आधार पे। रिस्पॉन्स इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, लेकिन बाइंडिंग विद द डिफरेंट रिसेप्टर, टू डिफरेंट रिसेप्टर के साथ। उसके कॉन्ट्रेरी में अगर फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट को अगर हम देखें तो यहां पर भी ऑपोजिट रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस हो रहा है। दो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो ऑपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें बट बाइंडिंग विद द सेम रिसेप्टर। दो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो कि बाइंड करेंगे सेम रिसेप्टर पे। अगर अल्फा 1 है तो अल्फा 1 पे ही दोनों ड्रग बाइंड करेंगे, दोनों ड्रग अल्फा 1 रिसेप्टर पे ही बाइंड करेंगे, बट उसका एक्शन जो है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो ऑपोजिट रहेगा। यहां पर जो डिफरेंस है इन दोनों में वो सिर्फ रिसेप्टर का है। यहां पर डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करता है। अगर अल्फा 1 पे फर्स्ट ड्रग बाइंड कर रहा है तो सेकंड अल्फा 2 पे भी बाइंड कर सकता है, H1 पे भी बाइंड कर सकता है, बीटा 3 पे भी बाइंड कर सकता है, किसी भी रिसेप्टर पे, लेकिन रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो ऑपोजिट होना चाहिए। और यहां पर सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। तो आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं 3 ड्रग्स जो कि है एड्रेनालिन, हिस्टामिन और प्रोपानोलोल। पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट के बारे में। तो एड्रेनालिन और हिस्टामिन आप देख सकते हैं H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन बाइंड कर रहा है और एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर पे। दोनों की रिसेप्टर डिफरेंट है। अगर हम एक्शन की बात करें तो वो भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे बाइंड करके ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन प्रोड्यूस करता है और एड्रेनालिन बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करके ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऑपोजिट एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में तो एड्रेनालिन और प्रोपानोलोल को देखते हैं, दोनों सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं। बीटा 1 में ए भी बाइंड कर रहा है, बीटा 1 में ए भी बाइंड कर रहा है, लेकिन जो एक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट एक्शन है। एक टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर रहा है और एक ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर डिफरेंस क्या है दोनों एंटागोनिस्ट में? रिसेप्टर का। इसको अगर हम ट्रिक के रूप में अप्लाई करें तो एक ट्रिक है मेरे पास जो है दिशा, DISA, दिशा, DI फॉर द डिफरेंट रिसेप्टर। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और अगर सेम रिसेप्टर पे बाइंड करें और ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करें तो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है दिशा, इसके लिए आप याद रख सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको हम ट्रिकी वे पे कैसे याद रख सकते हैं? इंडो मीन्स इंटरनल और एक्सो मीन्स एक्सटर्नल। तो जब भी सेल कुछ बाहर के सब्सटेंस को अंदर करना चाहता है, बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल को, वो रिसेप्टर के थ्रू नहीं कर पाता जब, तो अपने आउटर मेम्ब्रेन को उसको फोल्ड करना पड़ता है। इस तरह से सेल अपने आउटर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर लेगा इस तरह से, और उस बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को एक वेसाइकल के रूप में, वेसाइकल के फॉर्म में इंटरनलाइज करेगा। तो उसको हम बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। सिमिलरली अगर कोई सेल अपने अंदर के सब्सटेंस को वेसाइकल के फॉर्म में बाहर करना चाह रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस।
ये कुछ टॉक्सिन भी हो सकते हैं या कुछ सिक्रीशन जैसे कि एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, कुछ भी हो सकता है। बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल को जब बाहर करना रहता है सेल को अपने से, तो वो करता है एक्सोसाइटोसिस, उसको एक्सटर्नल वे पे मूव करता है। उसी प्रकार अगर कोई सेल बाहर के सब्सटेंस को, बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल को इंटरनलाइज करना चाहे, अंदर लेना चाहे, तो उसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ओके, तो इसको हम ट्रिक वे पे कैसे याद रख सकते हैं? इंडो फॉर इंटरनल, एक्सो फॉर एक्सटर्नल। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, डायरिया और डिसेंट्री। बहुत से लोग इसको सेम समझते हैं, डायरिया की जगह डिसेंट्री बोल देंगे, डिसेंट्री की जगह डायरिया बोल देंगे, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। डायरिया एक लेस सीरियस कंडीशन है, लेस सीरियस कंडीशन है कि डिसेंट्री सीरियस कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन में स्टूल पास होता है, फ्रीक्वेंट पास होता है, बट डायरिया में वाटरी स्टूल होता है, वाटरी स्टूल होता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। बट डिसेंट्री में स्टूल के साथ साथ म्यूकस और ब्लड जाना कॉमन है। ठीक है, इसमें एपिथेलियल सेल जो रहता है, कोलोन के जो एक्सटर्नल सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल, उसका बहुत ज्यादा डैमेज होना बहुत ही कॉमन है, इसीलिए इसके साथ ब्लड पास होता है। एपिथेलियल सेल डैमेज होता है इस पे, जबकि इस पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक और चीज, इस पे फीवर आना भी कॉमन है, इस पे फीवर नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस है डायरिया और डिसेंट्री पे। इसको हम ट्रिकी वे पे कैसे याद रख सकते हैं? एक सेंटेंस है, इसको आप याद कर लीजिए, डायरिया में लीड्स टू डिसेंट्री। मतलब डायरिया जो है इनिशियल कंडीशन है जो कि डिसेंट्री हो सकता है। ठीक है, लेस सीरियस से मोर सीरियस की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अगर डायरिया को ट्रीट ना करें तो डिसेंट्री का रूप ले सकता है। तो डायरिया एक इनिशियल कंडीशन है। आई फॉर द इनिशियल कंडीशन, आप इससे भी याद रख सकते हैं। डायरिया में आई आता है तो आई फॉर द इनिशियल कंडीशन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ट्रिक यूजफुल लगे होंगे और आप लंबे समय तक इसको याद रख सकोगे। प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। ठीक है, थैंक यू।